नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सब लोगों को बधाइयाँ। आज इस शाम को इस कार्यक्रम में आपको स्वागत है। कोकोनट थिएटर, चाय व रंगमंच और इसके साथ ही टिकट ninja.in के सहयोग में आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को आप सब लोगों को स्वागत है। पहले मैं विजय शुक्ला जी को धन्यवाद दूंगा और मेरा साथ जुड़े देश का विभिन्न प्रांत का लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मेरा ये निवेदन है कि मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। उड़िया मेरा मातृभाषा है। पता नहीं कितना अच्छा हिंदी में बोल पाऊंगा आप सब लोगों के समक्ष। तो अगर कुछ भूल होगा, गलती होगा तो कृपा करके इसको मेरा साथ सहयोग करना है। नमस्कार, मैं सदाशिव प्रधान 1980 साल से आज तक 40 साल हो गया मैं मयूरभंज छऊ नृत्य के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कभी गुरुजियों का शिष्य बन के, तो कभी मंच पर नृत्य प्रस्तुत करते हुए, फिर कभी कोरियोग्राफर बन के, तो कभी विश्वविद्यालय में यानी उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर में शिक्षादान करते हुए। ऐसे एक सोपान बढ़ के मैं यहाँ तक आया हूँ। 1980 साल से लंबा यात्रा, जो 40 साल मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा मैं आप सबको कुछ मेरा शैली का बारे में कहना चाहता हूँ। मैं टिकट ninja.in को बधाई देना चाहता हूँ, चाय व रंगमंच को बधाई देना चाहता हूँ, विजय शुक्ला जी को बधाई देना चाहता हूँ, इसलिए कि आप सब लोगों का समक्ष मेरा विधाओं पर कुछ बात रखने के लिए, चर्चा करने के लिए मुझे सुयोग मिला, अवसर मिला। इसलिए आप लोगों के साथ विजय जी और सभी कलाकारों को मेरा तरफ से धन्यवाद, बधाइयाँ और आभार। पहले से मुझे कहा गया था कि ये मेरा जो सांस्कृतिक यात्रा है 40 सालों का, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको अवगत कराऊं। मैं 1955 में पैदा हुआ। मैं इसीलिए गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसे परिवार में मेरा परवरिश हुआ, मेरा पालन पोषण हुआ
कि जहाँ से मुझे ये सब संस्कार मिला। मेरा 3 दादा हैं। मेरा तो परदादा एक थे, 3 दादा हैं जो एक गाना गा रहे थे, गाना गाते थे ओडिसी कीर्तन में, और एक दादा जो कुछ स्क्रिप्ट लिखा करते थे, और एक दादा वाद्य मतलब जो मृदंग कहते हैं ओडिसी कीर्तन के, ये मृदंग बजाते थे। तो ये मेरा एक सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे गुरु लोगों का साथ मेरा मतलब बचपन से इंटरेक्शन हुआ। ये मेरा दादाजी थे। फिर भी और एक बात है, हमारे घर में भगवत वासुदेव का मंदिर है। मंदिर के पीछे, ठीक पीछे मेरा स्टडी रूम है। तो ये भी एक अवसर हुआ कि हर साल कार्तिक महीना में पुराण पाठ होता था हमारा भगवत वासुदेव का मंदिर में। तो उस वक्त मैं जब पढ़ाई करता था, जब किताब के ऊपर मेरा नज़र था, लेकिन कान बिल्कुल पुराण की तरफ था। मान लीजिए कि इस साल रामायण पढ़ा गया, फिर अगले साल महाभारत, बाद में नृसिंह पुराण, पद्म पुराण, ऐसा बहुत सारे पुराण ये पहले से मेरा कान में गूंजता था। तो 3 परदादाओं का जो गाना बजाना और स्क्रिप्ट लिखना, ये तीनों गुण मुझ में हैं। मैं आजकल स्क्रिप्ट लिखता हूँ, डांस ड्रामा लिखता हूँ, स्ट्रीट प्ले लिखता हूँ, गाना भी गाता हूँ। अभी गा के सुनाऊंगा मैं छऊ में, हमारा छऊ नृत्य में जो प्रचलित है, और बजाता हूँ और रिदम भी कंपोज करता हूँ। मेरा जो नया नया मैं डांस करता हूँ, डांस कोरियोग्राफी नया करता हूँ, तो इसका स्क्रिप्ट मैंने बनाता हूँ, मैंने रिदम कंपोज करता हूँ, मैंने थोड़ा सजेशन देता हूँ म्यूजिक के लिए। तो ये जो मेरा परवरिश हुआ, इसका ये मेरा ऊपर भगवान का और मेरा दादा परदादाओं का आशीर्वाद रहा। और इसके साथ ही मैं जब 5वां 6ठा क्लास में पढ़ रहा था, तब मेरा हमारा गांव में एक ओपेरा पार्टी बनाया गया, जिसमें ओनर थे मेरा पिताजी। तो उस वक्त भी पढ़ाई के साथ साथ मुझे बहुत सारे ओपेरा का एक्टर, जो गणनाट्य कहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस यानी उस वक्त तो कोई लेडी लोग करने नहीं करते थे, तो मेल लोग नारी भूमिका में अभिनय करते थे। इन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। फिर सबसे बड़ी बात है कि मेरा गांव में एक वैशाख महीना में एक मेला होता था, जिस मेला करीब 1.5 महीना चलता था, और बहुत बड़ा बड़ा ओपेरा पार्टी आता था। हर रात मैं देखता था, और ये बिल्कुल मेरा शुरू से मेरे साथ ये सब जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद और एक मुझे अवसर मिला जब मैं ग्रेजुएशन करता था निमापड़ा कॉलेज में। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन में ओडिया लिटरेचर ऑनर्स मेरा था और हिस्ट्री 5 सब्जेक्ट था। मैं हर साल नाटक करता था। जब ऐसे हुआ कि मुझे कोई
लेक्चरर ने बोले कि सदाशिव तुम अच्छा एक्टिंग करते हो, तुम पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट चले जाओ। तो मैंने ये बात घर में कहा। बड़े भाई ने मुझे कहा देखो हमारा तो जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे पढ़ाई करते हैं और हमारा इनकम सिर्फ ज़मीन से, जो खेती से इनकम होता है। मैं अकेला जॉब करता हूँ तो ये संभव नहीं है। हमारा घर भुवनेश्वर में है, तुम जा सकते हो, उधर रहकर उत्कल संगीत महाविद्यालय में पढ़ सकते हो। तो इसके बाद मैं ग्रेजुएशन का बाद 1980 साल को आके उत्कल संगीत महाविद्यालय में एडमिशन लिया, नाटक डिपार्टमेंट। एक साल नाटक पढ़ते पढ़ते मेरा जो गुरु जी है, गुरु श्रीहरि नायक जी, वो आते थे जो एक्टिंग स्टूडेंट और डायरेक्शन वाले, जो ड्रामा स्टूडेंट को एक्सरसाइज और योगा, कोई छऊ डांस मूवमेंट सिखाने के लिए। तो मुझे लगा कि थिएटर से छऊ डांस ज़्यादा थिएट्रिकल मुझे लगा। तो एक साल नाटक पढ़ने के बाद मैं 1981 को छऊ डांस को शिफ्ट कर गया। तो मेरा गुरुजी श्रीहरि नायक जी का प्रत्यक्ष तत्वावधान से मैंने छऊ नृत्य शुरू किया। और इसके साथ जब पूजा छुट्टी होता था, यानी अक्टूबर में जो दुर्गा पूजा होता था या दिसंबर में समर में, दिसंबर में होता था हमारा जो विंटर फेस्ट वैकेशन, इस सब टाइम में मैं बारीपदा, मयूरभंज के बारीपदा जाता था और उधर जितने बड़े बड़े गुरु लोग, एकेडमी संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी अनंत चरण साय जी और लालमोहन पात्र जी, गुरु श्रीकांत सेन जी, गुरु हेमम बेहरा जी, गुरु मदन मोहन लेंका जी, इन सब का साथ मेरा मुलाकात होता था, इंटरेक्शन होता था। लेकिन मैं डायरेक्टली गुरु श्रीहरि नायक जी से शिक्षा प्राप्त किया और गुरु लालमोहन पात्र का घर में रहकर कुछ छऊ का टेक्निक्स और वाद्य वगैरह सीखने लगा। इसके साथ ही और जितने गुरु लोग हैं, जिनका नाम मैंने कहा, इन सब गुरुओं से मैं प्रत्यक्ष से तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ सीखा। तो इसीलिए इन सब लोगों को भी मैं गुरु मानता हूँ। तो इसके बाद शुरू हुआ मेरा छऊ नृत्य शिक्षा करने का शुरू हुआ मेरा। तो मैं छऊ का बारे में और एक कहूँगा कि ये छऊ नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें क्लासिकल एलिमेंट्स हैं, फोक एलिमेंट्स हैं, ट्राइबल एलिमेंट्स हैं। ये एक एडमिक्सचर फॉर्म है जो समर कलाओं के ऊपर पर्यवसित है। समर कला इसका बेस होता है और क्लासिकल एलिमेंट्स यानी मुद्रा, दृष्टिभेद, ग्रीवाभेद, ये सब, फिर फोक एलिमेंट्स, ये सब मिला के ये एक हुआ एक नृत्य जिसको हम छऊ नृत्य कहते हैं। और छऊ नृत्य जब शुरू हुआ, मयूरभंज का जो राजा महाराजा थे उस वक्त, कृष्णचंद्र भंज, महाराज श्री रामचंद्र भंज, पूर्णचंद्र भंज और प्रताप चंद्र भंज,
ये सब लोग रिस्पॉन्सिबल है कि मयूरभंज में एक स्वतंत्र शैली डेवलप हुआ। लेकिन इससे पहले जब छऊ डांस शुरू हुआ तब ये छऊ का बेल्ट जो है ये है संथाल परगना या छोटनागपुर रीजन। हमारे पूर्व भारत में एक हिस्सा है जिसको संथाल परगना कहते हैं या छोटनागपुर रीजन कहते हैं। ये भी एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। वेस्ट बंगाल में 4 जगह पे छऊ होता है जिसको हम पुरुलिया शैली कहते हैं। ये होता है काशीपुर, पुरुलिया, बाघमुंडी और झारग्राम। और सड़ईकड़ा शैली होता है सड़ईकड़ा, खरसुआ और सिंहभूम में। लेकिन उड़ीसा में मयूरभंज, केउंझर, बणईगढ़ जो अभी पार्ट ऑफ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नीलगिरी जो पार्ट ऑफ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट और ढेंकानाल, ये जो लंबा मतलब ये जो एक बड़ा सा पार्ट जो एडजॉइनिंग पार्ट ये था, अभी भी छऊ है लेकिन अभी सिर्फ मयूरभंज में बचा हुआ है। नीलगिरी में नहीं है, बणई में नहीं है, केउंझर में नहीं है और ढेंकानाल में भी नहीं है। अभी सिर्फ मयूरभंज में बचा हुआ है। अभी मयूरभंज में सेंट्रल एकेडमी का कुछ पॉकेट्स चल रहा था 1994 से। अभी हमारे जो बामन घाटी सब डिवीजन है रायरंगपुर, उधर एक प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है और मयूरभंज का बारीपदा में भी एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है। अभी सेंट्रल एकेडमी इसको देख रहा है। सड़ईकड़ा में भी वही ट्रेनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है और दिल्ली में भी कुछ लोग करते हैं। ये सब तीनों स्टाइल का अभी चल रहा है। लेकिन अभी अभी शुरू हुआ है पुरुलिया शैली में। सेंट्रल एकेडमी थोड़ा मदद करना शुरू किया है। तो ये तीनों शैली के साथ साथ हाँ, ये तीनों शैली में थोड़ा कुछ सामंजस्य है, कुछ असामंजस्य है, कुछ समानता है, कुछ असमानता है। ये तीनों शैली में हम देखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अवनद्य वाद्य जो परकशन इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं। परकशन इंस्ट्रूमेंट 3 होता है, ढोल, नागरा और कोड़खा या चड़चड़ी। ये सब रिदम इंस्ट्रूमेंट होता है। और सुशीर वाद्य भी 3 होता है, महुरी, बांसुरी और सिंघा जो भैंस और गाय का सिंग में बनता है। ये हुआ सुशीर वाद्य और अवनद्य वाद्य। ये वाद्य यंत्र के बाद जब हम हाँ, और एक बता रहा हूँ मैं, जो छऊ हम कहते हैं शब्द, छऊ शब्द बहुत सारे हमारे जो क्रिटिक्स है, स्कॉलर्स हैं, ये सब कहते हैं छऊ शब्द शुरू हुआ मतलब व्युत्पत्ति हुआ छावनी से, कोई कहते हैं छवि से, छाया से, छई छटक से और छेव का शब्द से।
और छद्म से। ये हम छाया, छवि और छद्म, ये जो तीनों हैं ये एप्लीकेबल होता है सरायकला शैली के लिए और पुरुलिया के लिए, क्योंकि ये सब मास्क लगाता है। पहले मयूरभंज शैली भी मास्क लगाता था, बाद में मैं आऊँगा कौन से राजा का पीरियड में मास्क हटाया गया। तो ये सब मास्क जो लगाते हैं, जो शैली में मास्क लगाते हैं, वो छद्म रूप बन जाता है। अपना रियल फेस ये मास्क के अंदर छुपा देते हैं तो छद्म हो जाता है। इन लोगों कहते हैं कि छद्म से या मास्क लगता है एक छवि जैसे लगता है, एक पिक्चर जैसे लगता है, स्टैटिक लगता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि छवि से और छाया से, मास्क लगाने से एक आदमी का जो एक्सप्रेशन होता है वो छाया जैसे एक्सप्रेशन हो जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि छद्म, छाया और छवि से छौ शब्द का उत्पत्ति हो। लेकिन हमारा जो मयूरभंज शैली का जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ गुरु लोग, ये सब कहते हैं कि हम सीधा बिल्कुल छावनी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। छावनी, छय-छटक और छेवका। छावनी जो मिलिट्री कैंटनमेंट होता है, प्राचीन काल में राजा महाराजा युद्ध करने जाते हैं, राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध करना पड़ता है। तो जब इन लोगों ने छावनी लगा के रहते हैं और दिन में युद्ध होता है, रात में रेस्ट लेते हैं, तो वही जो जब बारिश का सीजन आ जाता है, जब वर्षा होता है, तो हमारा एक कालिदास का श्लोक है कि स्थिता ही यात्रा वसुधा दीपाना। वसुधा का अधिप जो राजा महाराजा, वो वर्षा जब आ जाता है तब वो युद्ध यात्रा स्थगित करते हैं। तो फिर जो 4 महीना बारिश होगा और जो बचा हुआ 8 महीना, तो ये तो प्रैक्टिस करते रहेंगे ना। तो छावनी में जब आपस में लड़ते हैं और तलवारबाजी करते हैं, भाला वगैरह, भाला में खेलते हैं, स्पीयर में फाइट करते हैं, ये सब जो प्रैक्टिस करते हैं, द्वंद्व युद्ध करते हैं, डुएल करते हैं अपने खुद अपना बीच में, तो ये छावनी से उत्पन्न हुआ, इसीलिए इसको छऊ कहा गया, बहुत सारे लोग कहते हैं। और छय-छटक, छय-छटक का मतलब क्लेवरनेस होता है, चतुरता होता है, और छेव का शब्द का अर्थ भी चतुरता है। तो युद्ध करने में चतुराई का जरूरत पड़ता है, और इसीलिए ये कहते हैं कि छेव का शब्द से शायद छऊ आया है, छावनी या छय-छटक से शायद छऊ आया है। तो मेरा गुरुजी जो बोल रहे थे कि हमें, गुरुजी पहले मैंने जब गुरुजी का पास सीखने गए, गुरुजी पहले कहा कि बेटा देखो, तुम खड़ा होने के लिए कितना पैर इस्तेमाल करते हो और चलने के लिए कितना पैर इस्तेमाल करते हो। मैंने थोड़ा चिंता किया, फिर कहा गुरुजी मैं खड़ा होने के लिए 2 पैर इस्तेमाल करता हूँ और चलने के लिए, दौड़ने के लिए एक पैर इस्तेमाल करता हूँ, एक का बाद एक का बाद एक। गुरुजी ने कहा हाँ बेटा, वही ये जब हम शरीर का वजन एक पैर से दूसरा पैर शिफ्ट करते हैं, तब हम चल सकते हैं, तब दौड़ सकते हैं, तब डांस कर सकते हैं। तो तुम्हारा यहाँ से शुरू होगा, चौक पोजीशन बताया इन्होंने,
तो हमारे चौक में दो एड़ी के बीच में एक मुट्ठी का ये रहता है, मतलब गैप रहता है। ये जैसे ये इतना रहता है और बाएं हाथ ऐसा होता है और दाएं हाथ ऐसा होता है। मुझे कुछ लोग क्वेश्चन किया कि ऐसे ये जो पोजीशन आपका चौक पोजीशन ये कहाँ से आया? मैंने कहा डायरेक्ट हम स्वस्तिक जो है ना चिन्ह सिंबल, ये स्वस्तिक से आया है। देखिए हम भी ऐसा करते हैं स्वस्तिक जैसा। तो इसके बाद वाला जो पोजीशन है ये होता है धरण। कई लोग कहते हैं कि धरण जब हम बाएं हाथ में ढाल पकड़ते हैं, दाएं हाथ में तलवार पकड़ते हैं, तब इसको धरण कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अगर ऐसे सीधा खड़ा रहूँगा और ढाल तलवार पकड़ के रहूँगा तो धरण बनेगा? नहीं। मेरे गुरु जी का कहना है कि एक पैर में, मतलब जिस पैर में बॉडी का टोटल वजन रहेगा, तो ये पैर थोड़ा सा तिरछक रहेगा और 35 डिग्री बेंड रहेगा, और दूसरा जिसके ऊपर नहीं रहेगा, वेट कुछ नहीं रहेगा, वो थोड़ा 90 डिग्री में रहेगा। और ये दाएं हाथ में तलवार पकड़ना है, बाएं हाथ में ढाल। ये है धरण पोजीशन। क्योंकि शरीर को सशक्त करके भूमि का ऊपर धारण करने को धरण कहा जाता है। जितने हमारा डांस मूवमेंट होता है सब धरण में होता है। तो हमारा जितने टेक्निक्स, यानी जो हमारा 6 टपका होता है, 36 उफलियाँ होते हैं, 216 उप उफलियाँ होते हैं, ठीक है। तो 6 टपका को हमारे गुरु लोगों ने कहा कि ये सब छौ नृत्य का भावल है, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का बाद विदाउट स्वर वर्ण हम व्यंजन वर्ण उच्चारण नहीं कर पाते। वैसे ही ये जो 6 टपका है, साधा टपका, लहरा टपका, ढेउ टपका, मोड़ा टपका, डूबा टपका और उसका टपका, ये 6 टपका होता है। ये 6 टपका का मतलब शरीर का जो एक्सरसाइज होगा, साधा चाली होगा। मतलब हम यूजुअल लाइफ में, जैसे कि ऐसे हम यूजुअल लाइफ में हम चलते हैं, मतलब लेफ्ट पैर का साथ राइट हैंड जाएगा, राइट का साथ लेफ्ट जाएगा, तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो ये मैं दिखाने जा रहा हूँ अभी साधा टपका। दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता, ये रहा साधा टपका। साधा का बाद लहरा टपका थोड़ा सा जो खेती में जब हवा चलता है, खेती लहराता है, ऐसे लहराता है, उसी से इमिटेट करके ये मूवमेंट निकाला गया। जैसे कि दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे
ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता। ये हुआ लहरा। इसके बाद जो थर्ड है ढेउ। ये समंदर का ढेउ से अनुकरण किया गया है। यह अनुकरण का बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो हमारा नाट्य भाव होता है ना, नृत्य और नाट्य। जो नृत्य होता है ये प्योर डांस होता है, ये ताल और लय को आश्रय करता है। जो नृत्य होता है ये भाव को आश्रय करता है, और जो नाट्य होता है ये हर वक्त अवस्था का अनुकरण। अवस्थानुकृतिर नाट्यम दशद्धैव रसाश्रय। तो ये अनुकृति है। ढेउ समंदर का ढेउ से अनुकरण किया गया है। जैसे कि ये देखिए, दे ता 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 दे ता। ये रहा ढेउ टप्पा। इसके बाद फिर हमारा गुरु लोगों ने, जिन्होंने ये सब इम्प्रोवाइज किया, बॉडी का फिर डांस में फिर जिगजैग मूवमेंट होना चाहिए, तो इसलिए मोड़ा टप्पा बनाया गया। जैसे कि दे ता 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 दे ता। ये रहा मोड़ा टप्पा। इसके बाद डूबा टप्पा। डूबा मतलब जो पानी में डुबकी लगाते हैं और नीचे तक जाते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, फिर नीचे तक जाते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं। ये भी मार्शल आर्ट का परंपरा है। दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता। ये रहा डूबा टप्पा। डीप वाटर तक जाएंगे नीचे, इसको डाइविंग लोकोमोशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो जो सबसे लास्ट वाला वो उसका हम जो जंप करते हैं ना, ये दे दे ता 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 दे ता। ये जितने भी 6 टपका हुआ, ये 6 टपका के साथ आप देख रहे होंगे हर वक्त ढाल आगे जाता है, कभी तलवार आगे जाता है। क्योंकि पहले छऊ डांस को रोकमार नाच कहते थे। ढाल में रोकते हैं, तलवार में मारते हैं। ऐसा ही जितने भी मूवमेंट आपने देखा, ये सब मार्शियल धर्म जो है, ये सब मार्शियल धर्म निभाते हैं। इसके बाद 36 उखली। 36 उखली सारा तो हम नहीं दिखा सकते अभी, फिर भी उखली, हाँ, टपका का बारे में और थोड़ा कहना चाहता हूँ कि टपका क्यों हुआ, किस लिए इसको टपका कहते हैं। पुराना गुरुओं का कहना है कि जब हम चावल को उबालते हैं, जो भात खाने के लिए बनाते हैं, तब वो ऊपर नीचे होता है, तबक 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 तक तबक शब्द करता है। इस शब्द से इसको टबका कहा गया। लेकिन हॉफमैन ने
एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में लिखा है टबका का मतलब, मुंडारी लैंग्वेज में टबका का मतलब तैरना, स्विमिंग। तो हमारा जितना भी टेक्निक्स होता है ये सब लोग जब स्विमिंग करते हैं ऊपर नीचे होता है, इसे ऐसे मैनर पे ये सब होता है, इसलिए इसको टबका कहते हैं। तो टबका के बाद 36 उफली, कई उफलियां हैं जो रूरल हाउसवाइफ होते हैं ना, गांव में ग्राम्य नारी सुबह उठते हैं। सुबह का काम क्या होता है, ये सुबह उठते हैं, जाते हैं काऊ से, ये गोबर उठाते हैं, इसको बाद में पानी में घोलते हैं, फिर आंगन में छिड़कते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं। फिर जब गांव में जो चूल्हा है जिसमें लकड़ी में चूल्हा जलता है, ये चूल्हा को लिपाई करते हैं, इसको छुंचो दिया कहते हैं। ये कुछ डेली रूटीन वर्क से आया है। और कुछ आया कि प्रसाधन से, जैसे कि नहाने के लिए जा रहे हैं, नहाने के वक्त जो झूठिया टो रिंग्स मांजते हैं, नहाते हैं, मुंह पोंछते हैं, और नारी लोग जब लेडी लोग बाल झाड़ते हैं, और बहुत सारे जो है मतलब टॉयलेटरी, ये सब गाँव का लोग गांव में तालाब में जाके करते हैं। आजकल तो हमारे शहर में बाथरूम हो गया, तो यहाँ तालाब नहीं है, तैरना नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। तो वैसे ही गोबर उठा, मैं थोड़ा दिखाता हूँ। गोबर उठा कैसे, ऐसे टोकरी पकड़ते हैं, ऐसे गोबर रखते हैं। तो हमारा टेक्निक में कैसा होता है, हमारा जो उपली में कैसा होता है, डे ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता, ये रहा गोबर उठा। गोबर गोला, कैसे हम पानी में गोबर को घोलते हैं, डे ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता, ये गोबर गोला। और छोड़ा दिया, हम आंगन में गोबर घोला हुआ पानी को कैसे छिड़कते हैं, ऐसे दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता, ये रहा गोबर गोला। ये रहा छड़ा दिया, मतलब स्प्रिंकलिंग दी काउ डंग वाटर ऑन द कोर्टयार्ड। इसके बाद झाड़ू लगाते हैं हम, इसको कहते हैं खरका। दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता। देखिए ये क्या होता है, पैर के साथ तलवार का नीचे पैर चलता है, ये फिर पैर उठा, इसके साथ तलवार भी उठा, फिर ढाल जाता है पैर के साथ, दे ता दे, इसको मतलब गार्ड करके सेव करके जाता है। ये मार्शल आर्ट का धर्म होता है। और इसके बाद रहा छूंचो दिया। छूंचो दिया मतलब हम जो लाल मिट्टी और गोबर इसको पेस्ट बनाते हैं, चूल्हा लिपाई करते हैं। ये दे ता दे ता दे
ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता दे ता। ये एक यूनिट कंप्लीट हुआ। फिर बाएं पैर में होगा ऐसे ऐसे, ये हुआ छुंच दिया। इसके बाद वासन मजा है, हल्दी बटा है, ये सब टेक्निक है। बाद में फिर झूठिया बजा, जो नहाने के लिए जाते हैं। हल्दी बाटा अब जानते हैं, जो स्लैब में, स्टोन स्लैब में घर में हमारे माँ बहन पिसाई करते हैं हल्दी का। आजकल तो ग्राइंडर हो गया। तो इसके बाद फिर जाते हैं हल्दी लगा के नहाने के लिए। पत्थर के ऊपर बैठ के पहले टो रिंग को साफ करते हैं। जो दांतुन ना, कुछ पेड़ का या बांस का जो दांतुन करते हैं, आजकल तो ब्रश हो गया, ये दांत सफाई हो गया। इसके बाद वो टो रिंग साफ करते हैं। कैसे? डे ता डे ता डे ता डे ता डे ता डे ता। ऐसे रहा हमारा जो उपलियां, जिसको लेकर उप उपलियां भी है। जैसे कि हम कहते हैं गोड़ा, हम आगे आगे फाइट करके फिर पीछे जाएंगे। ये और हाफसा, ये होता है हाफसा। ऐसे बहुत सारे टब का 36 उपली, 216 उप उपलियाँ, इसको लेके हम कुछ कैरेक्टर बनाते हैं, कुछ स्टोरी में स्टोरी तैयार करते हैं। तो जब हम प्रस्तुति की ओर चलते हैं, मान लीजिए कि हम ये सब सीख गए, हम प्रस्तुति की ओर चलते हैं, नृत्य प्रस्तुति की ओर, तो तब क्या होता है, चाहे आजकल का फेस्टिवल हो या चैत्र पर्व हो, इसमें क्या होता है, ये भी जैसे हमारा 3 परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है, 3 सुशीर वाद्य होता है, वैसे ही हम जब शुरू करते हैं, जो पहला वाद्य बजता है, इसको धुमाड़ कहते हैं। सबका, ऑडियंस का अटेंशन मंच पर लाने के लिए धुमाड़ बजाते हैं। ये धुमाड़ 3 प्रकार का होता है। पहला होता है देवस्तुति धुमाड़, बाद में रुद्र धुमाड़ होता है, आखिर में जो धुमाड़ होता है वो गुरु प्रणाम धुमाड़ होता है। इसके बाद जब धुमाड़ हो गया, फिर धुमाड़, जुड़न और रंगवाद्य होता है। धुमाड़ के बाद रंगवाद्य, ये दोनों का बीच में जो ताल जोड़ता है, जैसे कि तड़ेन दा दा डे दा तड़ेन दा दा डे दा तड़ेन ता डे ने ता उर डे ने दा डेन दा। ये इसको त्याही हम नहीं कह सकते, इसको हमारा फोक के अनुसार ये कहते हैं काटन। लेकिन ये जहाँ दोनों ताल को जोड़ने का काम करता है, तब इसको जोड़न कहा जाता है। इसके बाद आता है रंग। रंग जनरली बजता है कि थोड़ा ऑडियंस बोर हो गए बैठ बैठ के इंतज़ार करते करते, तो ये जब शुरू होता है, ये तीनों के बाद रंग वाद्य होता है, थोड़ा झूमर, इसको हम कहते हैं रसरसिया झूमर। रंग मतलब ऑडियंस का मन में रंग लाने के लिए, जैसे कि
বিষাখার কর ধরি बोले राधा सुंदरी বিষাখার কর ধরি बोले राधा सुंदरी हरि बिने करिब के मन हाय हाय हरि बिने करिब के मन सखी रे कुथाय गेलो कालियार सखी रे कुथाय गेलो कालियार ये भी होता है। और कुछ ये तो थोड़ा बांग्ला झूमर और हमारा उड़िया झूमर भी होता है, जैसे कि मातीची जोचना राती फुटीची माळती बने बने मळय पवन जाए बही गो साज कुंज पग बेळ गडी जाए गो साज कुंज दिगदग दिग दिगदग दिग दिगदग दा दिगदग दा दिगदग दा ऐसे ऐसे हमारा वाद्य का शोर का चलन है। ये स्पेशली झूमर बेल्ट होता है, वही जो एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा, ये तीनों जगह में तीनों लैंग्वेज का झूमर होता है जो जनरली छौ में यूज किया जाता है। तो इसके बाद प्रस्तुति में पहले दो चरित्र आ जाते हैं, एक काजी एक पाजी। ये सब ये दोनों का अजीब सा कॉस्ट्यूम होता है, जैसे कि क्या इसको कहते हैं, एक कोन टाइप का टोपी और बड़ी तो ऐसे ही कुछ मिनिमम ऑर्नामेंट्स रहता है, और एक क्या कहते हैं इसको राउंड वाला एक पहनते हैं। वो आके उत्तर साई का एक होता है, दक्षिण साई का होता है एक। ये दोनों आपस में थोड़ा हास्यरस करने के चक्कर में कौन सा साई का कौन सा डांस होने वाला, ये सब आगे उसी के बारे में कहते हैं कि अभी देखिए वो उत्तर साई का सोलो आइटम होगा नटराज, तो बाद में नटराज सोलो आइटम होगा और शिव जी आ जाएंगे मंच पर। तो मेरा गुरुजी का स्पेशल आइटम था नटराज। तो नटराज ऐसा एक आइटम है जो शिव जी का पंचतत्व ऊपर प्रतिष्ठित होता है, जैसे कि सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव अनुग्रह, ये 5 तत्व होता है। पहले ये शुरू करते हैं तड़े देने तड़े देने ऐसे ही होता है। तो ये भी शास्त्रीय मुद्रा होता है। मैं पहले बोला था कि इसमें शास्त्रीय मुद्रा रहता है, शास्त्रीय एलिमेंट रहता है, फोक एलिमेंट्स रहता है और ट्राइबल एलिमेंट्स। तो नटराज में जब हम ऐसे ये पोजीशन में रहे, ये पता कह सकते, ये हर शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में, अभिनय दर्पण में, हस्तलक्षण दीपिका में, मिरर ऑफ दिगेश्वर, जो भी किताब है सब में इसको पता कह सकते कहते हैं, और इंडियन आइकोनोग्राफी में इसको बरद मुद्रा कहते हैं। और ये बाएं हाथ गजहस्त होता है, फिर दूसरा दाएं हाथ डमरू होता है, और दूसरा बाएं हाथ अड़पद्म यानी अग्नि होता है।
ये नटराज में होता है। फिर जब आप देखिए, जब नटराज ध्यान में बैठते हैं, तड़े दा दा डे दा तड़े दा दा डे दा तड़े ता ता डे ने ता उर डे ने दा डेन दा धा डे ने न दे ने न दे ने न धा दे ने न तक 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 तक। ऐसे जो प्रलय होता है ना, वो प्रलय पोजिशन में ये सब आता है। ये गया नटराज का। तो हमारे छऊ में जो आइटम होता है, आइटम्स 3 होता है, एक सोलो और दूसरा डुएट आइटम होता है और ग्रुप आइटम होता है। फिर इसमें 3 प्रकार का टेक्निक यूज होता है, टबका होता है, उपली होता है, उपली होता है। इसमें 3 परकशन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ढोल, नागरा, कड़खा। इसमें 3 शोर यंत्र व्यवहार होता है, एक महुरी, एक बांसुरी और एक सिंघा। और धुमाड़ में भी 3 पार्ट होता है। और इसमें 3 विभाग से स्टोरी यानी कहानी चुनते हैं। पहला होता है पौराणिक, दूसरा होता है ऐतिहासिक और तीसरा होता है जो हम सेकुलर कहते हैं, आजकल मछुआरे और मूलिया, ये सब प्रेजेंट थीम को लेकर हम आजकल करते हैं। पुराण में 16 आइटम में होता है, नटराज होता है, जम्बुवान होता है और क्या परशुराम होता है। डुएट में राम बलराम होता है, गीता होता है और शुंभ निशुंभ होता है, जो दुर्गा महिषासुर का टॉपिक में आता है। और ग्रुप तो होता है किरात अर्जुन, माया शबरी, निषिद्ध मिलन, कलंक भंजन, तामड़िया कृष्ण, बहुत सारे आइटम्स होता है। तो इसके अलावा जो हमारा ऐतिहासिक कथा वस्तु के ऊपर आता है वो महाराज बहादुर, राज विजय, दुश्मन पछाड़, अजान बाहु, ये सब आइटम सब आते हैं। इसके साथ ही जब हम और देखते हैं कि इसमें 3 मूड होता है। जैसे कि 3 मूड होता है कड़ा हथियार धरा, जो हथियार धरा आइटम होता है जिसको भिगरस मूड कहते हैं। और एक कलिभंगा होता है जो सफ्टर, जिसमें ये सब मूवमेंट लगता है जो मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया। तो जिस आइटम में हथियार धरा और कलिभंगा या सफ्टर आइटम मिल जाता है तो इसको हम कलिभंगा हथियार धरा कहते हैं। तो ये रहा हमारा प्रस्तुति। और एक सबसे मज़ेदार बात है कि महाराजाओं का समय में राजा महाराजा का समय में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन हुआ छऊ, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा एक दंडी आइटम है जिसमें हमारा ओडिसी पैटर्न का म्यूजिक होता है और हिंदुस्तानी परण भी यूज होता है। हमारा एक दंडी आइटम है। जैसे कि हमारा एक छंद उड़िया में होता है, धीरे राधा कर धरी
कहूछन्ति दूती की जीवन नेबाकू लगाइछि पाप प्रीति की धीरे राधा कर धरी कहूछन्ति दूती की। ये दंडी जो दंडी आइटम का पहला भाग है। और जब दूसरा भाग में जाता है वो ताल बिल्कुल हिंदुस्तानी परन यूज होता है, जैसे कि ता 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 ताक धेकटे ताखटे धेकटे धिगिना रान गड़गड़थुम तागिना नागिना धेकटे धा धा तटे तटे तागिना नागिना खेता धुम खेता त्रेगंतुम, ऐसे परन भी यूज होता है। यानी बहुत सारे बाहर का चीज आके लाके छौ अपना बनाया और ये अपने जगह पर अभी प्रतिष्ठित है। तो दूसरा चीज जिसमें आता है हमारे गरुड़ वाहन एक आइटम है जो ग्रुप आइटम। जब गरुड़ भगवान ने विष्णु जी के पास गए अमृत लाने के लिए, तब इसमें जो वाद्य और ट्यून यूज हुआ है ये सारा मतलब पुरुलिया छौ और सरेकला छौ में जो म्यूजिक होता है, लेकिन हमारा ये साथ संगत म्यूजिक होता है। जैसे कि आप देखिए हम 3 ताल बजाते हैं, धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा धीन ना तीन तीन ता ता धीन धीन धा। ये इसके हमारे ढोल में ये बजता है ताड़ेन डेन डे ता डेन, जैसे कि ताड़ेन डेन डे ता डेन उल डेन डे ता डेन ती ता ते रे खेट ता खेते खीता, बिल्कुल उसी छंद में उसी मात्रा पर बजता है। क्योंकि तबला बाणी अलग है, पखावज का बाणी अलग है, ढोल का बाणी अलग है। इसके साथ ही फिर और एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जितने भी आइटम है सारे 3 भाग होता है। एक होता है चाली जो विलंबित लय में संपादित होता है, दूसरा होता है नाटक जो मध्य लय में संपादित होता है, तीसरा होता है नाटकी जो द्रुत लय में संपादित होता है। और आप देखेंगे हमारे छौ नृत्य में करीब अभी 300 350 16 ग्रुप डुएट बन के हुआ मिला के। आप देखेंगे तो इसमें जो भी जितने भी नाटक में यूज हुआ है ताल एक ही छंद में होता है, लेकिन बोल अलग अलग होता है। देखिए रामशोक में ताड़ेन डेन नेता डेता टेन ताकता खेट किता उल्टा खेट खेता खेट किता उल्टा खेट खेता खेट किता, ये गया रामशोक का। फिर शिकारी में डेन डेन दा डेन डेन डेदा डेन डेन दा डेन डेदा डेन डेन दा डेन ताले खेट ताले खेट ता तक ता। फिर जम्बुवान में डेन तक डेन 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 ताले खेट खेट ताले खेट ताले खेट ताले खेट ता। फिर गीता में धा घड़न के दा घड़न के दा डेन दा डेन दा डेन दा डेन दा डेन दा डेन तारन ता तक। ऐसे रहा हमारा छौ का जो लास्ट पोर्शन में नाटकी होता है। जैसे कि हमारे कुछ क्रिटिक कहते हैं नाटक में जो 4 भाग होता है, प्रारंभ होता है, फिर दूसरा प्रजत्न, तीसरा नियतप्ति, चौथा फलागम होता है। तो मैंने जब कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किया
तो वही चाली नाटक और नाटकी रखा। इसके साथ और एक छोटा सा हिस्सा लास्ट को जोड़ा, जिसमें हमारा जैसे नाटक में वार्ता या कुछ मैसेज आता है, ऐसे ही कुछ हिस्सा मैंने जोड़ लिया। तो आज का जो टॉपिक है लोकनाट्य परंपरा। लोकनाट्य छौ तो लोकनाट्य परंपरा में आता है, क्योंकि छौ में ज़्यादातर आइटम है जो अवस्था का अनुकरण होता है, किसी अवस्था को अनुकरण करके बनाया जाता है। और इसमें जैसे कि क्लासिकल डांस में हमारा नृत्य ताल लय का आश्रय करता है, कुछ भाव का आश्रय करता है, लेकिन हमारा ये तीनों मिलके जैसे नाटक में रहता है, अवस्थानुप्रतिनाट्यम दशाध्याय ऐसे ही होता है। फिर तीसरा, आप छौ का मंच देखेंगे तो ये विकृष्ण मध्यमा आयताकार मंच है। और जैसे नाटक में जर्जर धो जाता है, हमारे छौ में एक शुभदंड आता है छौ परफॉर्मेंस से पहले, जिसमें जैसे कि नाट्य शास्त्र का जर्जर में 5 झंडा लगता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और तक्षकादि नागगण और कार्तिक या स्कंध। ये जो 5 लकड़ी में बनता है, 5 ये होता है, झंडा लगता है। हमारे भी ऐसे ही है, 5 प्रकार पत्ता लगता है, जैसे कि आम, जामुन, बेर और दुर्वा, ऐसे 5 लगता है। जो 5 वर्ण और 5 कलर का जो मुरुज होता है इसमें बनता है, और पंचशस्य, पंचगव्य, ये सब सिस्टम में हमारा छौ ट्रेडिशन में जुड़ा हुआ है। अच्छा, षढ़ेकला छौ और पुरुलिया छौ, मयूरभंज छौ, ये तो इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट वाइज एक है, लेकिन वाद्य जो बजता है छंद के हिसाब से और बोल के हिसाब से देखेंगे, ये अलग अलग है, क्योंकि उन लोगों का म्यूजिक पैटर्न अलग है, हमारा म्यूजिक पैटर्न अलग है, उनके पैटर्न अलग है। और मयूरभंज छौ का विशेषता ये है कि जब पैर नीचे से उठता है तब पॉइंटेड होके उठता है, क्योंकि हम सीधा ताल्लुक रखते हैं छावनी के ऊपर और मार्शल आर्ट के ऊपर ताल्लुक रखते हैं। पहले जो भी मूवमेंट होता है, हम पैर अगर पहले टो रखते हैं, बाद में हील टच करता है, क्योंकि हम लोग, आप देखिए, जब हम जंप करते हैं तो टो इस्तेमाल होता है, और शरीर का 2 हिस्सा है, एक टो जंप करने के लिए और इसको हेल्प करता है ये शोल्डर, ये दोनों। तो हम इसलिए टो पहले लगाते हैं, क्योंकि ये मार्शल आर्ट है, कुछ साउंड निकलना ठीक नहीं, कुछ साउंड निकलना ठीक नहीं। तो और जो षढ़ेकला या पुरुलिया वाले करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जब पैर उठाते हैं ऐसे उठाते हैं, पॉइंटेड नहीं करते, तो ये पैर में शब्द आता है, उनका जो मूवमेंट्स कुछ होता है इसमें शब्द निकलता है, हमारा शब्द नहीं निकलता है। इससे कोई भी मूवमेंट नहीं है। 6 टपका देखिए, 36 उपली देखिए, 216 उपोगली, सब टो में होता है। दूसरा, मयूरभंज छौ
सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनता है कमर से नीचे तक और बॉडी बेयर रहता है, मिनिमम ऑर्नामेंट्स लगाता है, चाहे वो बाजूबंद हो या बाहुटी हो या गले में कुछ हो या कमर में कुछ हो या कान में, जो भी है वो मिनिमम ऑर्नामेंट्स लगाता है, जो सराईकला में और पुरुलिया में ज़्यादा लगाता है। तीसरा तो हम बॉडी को बेयर रखते हैं इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी का जो मूवमेंट है, बेयर रहने से बॉडी मूवमेंट का एक स्पेशलिटी रहता है जो पुरुलिया और सराईकला में नहीं है। इसलिए ये लोग एंटायर बॉडी कॉस्ट्यूम पहनते हैं। ये 3 हुआ बेसिक डिफरेंस। और हम लोग बहुत तलवार, ढाल और बर्छा, ये धनुष, ये सब यूज करते हैं, तो जो कैरेक्टर का हिसाब से होता है। लेकिन पुरुलिया में क्या होता है, सिंबलिक, छोटा छोटा धनुष, छोटा छोटा तलवार करते हैं। वो यूज जस्ट ऑडियंस को एक पता चलता है कि हाँ ये कुछ तलवार या धनुष कुछ भी यूज किया, मतलब पकड़ता है, ये ऐसा ही कैरेक्टर है। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट, जो तलवार, जो वेपन्स हम जिस तरीका से यूज करते हैं, ये लोग उसी तरीका से यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका हेड गियर ज़्यादा रहता है, मास्क रहता है, और ये तलवारबाजी ये सब करने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का ऊपर मतलब क्राउन के ऊपर लग जाएगा और कुछ प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए ये सिर्फ सिंबल के लिए पकड़ते हैं धनुष, छोटा सा इतना सा धनुष। लेकिन हम बड़ा धनुष यूज़ करते हैं, शोड़ भी यूज़ करते हैं। हमारा वार डांस में भी शोड़, ढाल, बदऊ, बहुत सारी चीज़ यूज होता है। और ऐसे ही बहुत सारे अलग है, बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है, बहुत सारे डिससिमिलैरिटीज़ भी है। अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे और कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहेंगे, और ये तो छऊ का हुआ, और कुछ रहा है तो प्रस्तुति। और हाँ, ये हमारा जो परंपरा है, ये परंपरा में शिव जी का, शिव पार्वती का जो तामसिक अवतार है, भैरव और भैरवी, ये दोनों देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं। और उससे पहले 13 जो 13 भक्ता, जो भक्त लोग हैं, ये सब शैवाइट्स परंपरा है, ये सब 15-20 दिन से पहले ये अलग से रहते हैं, अलग से नहाते हैं और हविष्यन भक्षण करके वो रहते हैं। और चैत्र पर्व में मंच पर आते हैं, उनका स्वतंत्र डांस बंद हो जाता है। ये जो भक्ता लोग आते हैं, इसमें दोनों शाही में 2 भक्ता होते हैं, 2 भक्ता, पाटो भक्ता, और एक शाही में 13 भक्ता होते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में हमारा 13 जिला यानी 13 डिस्ट्रिक्ट था, तो कहा जाता है कि हर जिले में भक्ता लाया जाता था। उनको राजा लोग कुछ जमीन, लाखराजी ये सब दे के रखते हैं, क्योंकि सिर्फ उसी वर्शिप के लिए। तो इसीलिए हमारा दंडनाट एक फोक फॉर्म है, जिसमें लिखा है कि
वंदे पार्वती शंकर वंदना करुचे कामना घर दंड बेत को जुहार तेर भगतां को जोड़ुची कर हो गुरुपाद रे जुहार गणपति वाक्य देवी सुमर हे तदंत पद प्रचार गणपति वाक्य देवी सुमर हे तदंत पद प्रचार। ये एक्चुअली ये दंड का जो दंड नाटक और भक्ता परंपरा छऊ का साथ जुड़ा हुआ है। जितने हम एक पाटुआ यात्रा कहते हैं, जो आग जलाते हैं, आग का ऊपर चल के जाते हैं और कील बिछा देते हैं, कील का ऊपर चले पैदल में नंगे पैर में चल के जाते हैं। ये बहुत सारे जो क्या कहते हैं, शरीर को अपने आप को कष्ट देकर जो भगवत प्राप्ति का जो हमारा प्राचीन परंपरा रहा है, उसी के आधार पर ये सब लोग कर रहे हैं। छऊ डांस में हमारा जो यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, पहला होता है ढोल, जो मेन परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें जैसे कि धा धेने नक धेने नक धेने नक धा धेने नक तेटे तक तेटे तक धा धेने नक धेने नक धेने नक धा धेने नक तेटे तक, ये मेन बजता है। लेकिन जो धुमसा जिसको नागरा कहते हैं, ये जोड़ा दोनों मोटा लकड़ी में बजाते हैं और सिर्फ इसमें जहाँ धा धिन नक वो गुरुवाणी पर प्ले किया जाता है, और जो कड़खा एक केटल ड्रम टाइप का होता है, जिसमें जो छोटा छोटा पतला वाला स्टिक में तर 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 ऐसा आवाज करता है, वो लघुवाणी पर, ढोल का लघुवाणी पर बजता है और ढोल का गुरुवाणी पर धुमसा या नागरा बजता है। दाढ़ेंदाक ऐसा आवाज जो होता है। और ये तीनों इंस्ट्रूमेंट बजता है। और तो पहले तो सिर्फ ये रिदम इंस्ट्रूमेंट में भी छऊ होता था, जिस वक्त आमडालिया जमडालिया छऊ होता था, बहुत प्राचीन छऊ जब होता था, आम का डाली पत्ता और जामुन का ये सब कमर में लगा के ये सब नाचते थे उस वक्त। इसको आमडालिया जामडालिया छऊ कहते हैं, लेकिन आजकल बहुत डेवलप हो गया। तो ये तो हो गया छऊ का बारे में कुछ आपको मैं मतलब थोड़ा बहुत कहा, ज़्यादा नहीं। मतलब बहुत सारे ये फॉर्म में बहुत कुछ है जो मेरा ख्याल से शायद हम लोग 10% पकड़ पाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं भी मेरा नाम का पहले गुरु नहीं लिखता कभी, सिर्फ सदाशिव प्रधान, श्री भी लगाता नहीं, क्योंकि इतना ये समंदर इतना है कि हम थोड़ा बहुत जानते हैं, ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद हमारा एक मैं बोला था ना, हमारा एक लोक नाट्य परंपरा है गीति नाट्य, जो बहुत प्राचीन काल से चल रहा है आज तक। धीरे धीरे आजकल बंद हो गया, मतलब कभी कभी रेडियो में भी होता है, कभी कभी आजकल तो मॉडर्न थिएटर का ज़माने में ये नहीं होता है। फिर भी म्यूजिकल प्ले होता है, हम कोई कुछ म्यूजिकल प्ले करते हैं, उसी गीति नाट्य के आधार पर, जिसमें गीत होता है और नाट्य मतलब अभिनय होता है, डायलॉग्स होता है और गीत होता है। लेकिन सबसे पहले मेरा ये मानना है कि मुझे सबसे बहुत अच्छा लगता है कितना बढ़िया लिटरेचर गीति नाट्य में था, कितना बढ़िया मैसेज ऑडियंस को जाता था। मैं एक
कर्णवध का एक गीतनाट्य का थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। भीष्म जी का पतन हो गया और 5वां दिन के बाद द्रोणाचार्य की भी पतन हो गया। तो कर्ण के पास दुर्योधन गए, तो कर्ण ने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे एक अच्छा सारथी चाहिए ना। आप बोलिए ना, कौन सा वाला सारथी आपको चाहिए? इन्होंने कहा मद्रपति शल्य अगर मेरा सारथी होंगे तो मैं पांडवों को मतलब जीत जाऊंगा, जीत के रहूंगा पांडव। तो दुर्योधन कर्ण दोनों गए महाराज शल्य जी के पास। शल्य जी को अपना ये सब प्रपोजल दिया। दुर्योधन ने कहा मामु कर कारण एवधम कुरु रणे कर तारण हे मामु कर कारण। तो ये हमारा जो मद्रपति शल्य वो गुस्सा हो जाते हैं, मैं महाराज हूँ, एक सूतपुत्र का मैं सारथी होऊंगा, ये तो नहीं होगा। कर्ण को ये लगता है, कर्ण का ये बात हजम नहीं होता है। कर्ण का कहना है कर्म को टंकार अस्त्र झंकार हुंकार निर्घोष सुनी है शंकर शंकर फिंगी पढ़ाई वे अंग रक्त है वो पानी है। कर्म को टंकार अस्त्र झंकार हुंकार निर्घोष सुनी है। जब मोर एक सारथी अभाव मोर शंका हुए हृदय मध्य भाग जदि मद्रपति शल्य सहाय वे पांडवे जीवी मुजिणी है। कर्म को टंकार अस्त्र झंकार हुंकार निर्घोष सुनी है। इसके बाद इसको सटायर करके शल्य कहते हैं अरे कर्ण घोष यात्रा दिन कथा मने पड़ू नहीं कि अरे कर्ण घोष यात्रा संपद देखाइबा तो जाइथिल विपदे पड़िल तुमे काहे कि अरे कर्ण घोष यात्रा दिन कथा मने पड़ू नहीं कि अरे कर्ण घोष यात्रा चित्रसेन गंधर्व आसी तुम नारी नेला रे पसी बांधी नेउथिला ए दुर्योधन तू बण रे लुचिलु तू ही जाए कि अरे कर्ण घोष यात्रा दिन कथा मने पड़ू नहीं कि अरे कर्ण घोष यात्रा विराट गोधन हरण काल कथा कर स्मरण एकाशे किरीटी तुम्हें कोटि कोटि उद्धरी से नेला तार गाय कि अरे कर्ण घोष यात्रा। हाँ, आपका जो सवाल है विदाउट मास्क हम तो करते हैं। महाराज श्री रामचंद्र भंज के समय में 1912 मसीहा में 12 साल में जब पंचम जज आए थे भारत भ्रमण में, तब कलकत्ता में महाराज श्री रामचंद्र भंज 64 डांसर को लेकर एक वार डांस प्रस्तुत किया था। उसमें मास्क नहीं था। और प्रॉपर्टी का हो सकता है मैं एक आजकल जो हम करते हैं, मैं एक चक्रव्यूह कोरियोग्राफी किया, उसमें सिर्फ मुद्रा यूज करके, जब स्वord यूज करते हैं तब पताकास्त्र यूज करते हैं, धनुष करते हैं, ये शिखर करते हैं, ऐसे सब यूज करके हम करते हैं। और जो भाला यूज करते हैं तब ये मुष्टि यूज करते हैं, मुष्टि का मुद्रा, ये सब यूज करके करते हैं। आजकल हम करते हैं क्योंकि ऐसा कुछ कोरियोग्राफी है जिसमें अगर हम तलवार, भाला और धनुष वगैरह यूज करेंगे तो ये को डांसर के साथ टकराएगा और क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम विदाउट मास्क तो हम करते ही,
1912 साल से। और आजकल हम जो करते हैं, मैं जितने भी किया हूँ सब विदाउट प्रॉप्स मैं किया। और कुछ सवाल है अगर और कुछ सवाल है आपका, अगर बताइए, मैं यहाँ जवाब दे सकूं। और यहीं से हम इस सेशन को ख़त्म कर, मतलब हमारा ये सेशन ख़त्म करने से पहले मैं इतना सा कहूँगा कि ये मेरा परफॉर्मेंस, मेरा डेमोन्स्ट्रेशन, मेरा जो ये सेशन कैसा रहा, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ।